संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हो गई है। अभिभाषण के जरिए राष्ट्रपति मुर्मू ने मोदी सरकार का फ्यूचर का एजेंडा एकदम क्लियर कर दिया है। मोदी राज में इंडिया की तस्वीर कैसे बदल रही है, दुनिया में भारत का कद कैसे बढ़ रहा है, एक एक बात राष्ट्रपति ने संसद के सेंट्रल हॉल में बताई। लोकसभा में वित्त मंत्री ने इकोनॉमिक सर्वे भी पेश कर दिया है। जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा तो वो विकसित कैसे होगा, इसकी झलक कल आपको बजट में देखने को मिलेगी। देश को विकसित बनाने वाले बजट की पहली किस्त कैसी होगी, इसमें आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलने वाला है, ये समझाने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं और समझते हैं कि आमदनी तिगुनी करने का रास्ता कैसा होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। भारत के गणतंत्र दिवस उत्सव की परेड पहले राजपथ पर निकलती थी। 2023 से वो कर्तव्य पथ पर आ गई। भारत 1947 में गरीब था, अब विकासशील है। क्या अमृत काल में वो विकासशील से विकसित देश हो जाएगा? पहले सुई तक बाहर से आती थी, अब कोरोना से सुरक्षा के लिए वैक्सीन से लेकर अंतरिक्ष के उपग्रह तक हम खुद बनाते हैं। सपेरों के देश वाले पहचान से बाहर निकलकर अब हम G20 देशों की मेजबानी करने वाले देश हो गए हैं। भिखमंगों का ठप्पा लगा था हमारे ऊपर, लेकिन अब हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। वर्षों तक हमें गुलाम रखने वाला ब्रिटेन आज हमसे पीछे है। 75 साल में भारत बहुत बदल गया है, लेकिन अभी भी हमारा देश विकासशील देश है। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे देशों की पायदान में हम नहीं हैं। विकसित होने के लिए आखिर भारत को क्या करना होगा? विकसित होने का मापदंड क्या है? भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए तो विकसित देश बन जाएगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय 4,45,500 रुपए सालाना हो जाए तो क्या भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा? भारत मिडिल इनकम देशों की लिस्ट में आ जाए तो वो विकसित देश हो जाएगा। भारत का जीडीपी 2047 तक प्रतिवर्ष 8% रहे तो क्या भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? भारत के जीडीपी में इंडस्ट्री का हिस्सा कृषि से ज्यादा हो जाए तो भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। भारत में सर्विसेज सेक्टर का योगदान औद्योगिक क्षेत्र से ज्यादा हो तो भारत विकसित इकोनॉमी कहलाएगा। भारत की कमाई में इंटरटेनमेंट, फाइनेंस, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉलेज बेस्ड सर्विसेज, रिसर्च, सलाह, कंसल्टेंसी की आय का हिस्सा ज्यादा हो तो भारत विकसित राष्ट्र कहलाएगा। भारत में जीवन की क्वालिटी सुधर जाएगी तो भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। भारत में उद्योग, कृषि, शहरी और ग्रामीण विकास का ढांचा तैयार हो जाएगा तो भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। भारत में कुपोषण, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी की मात्रा बहुत कम हो जाएगी तो क्या भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? देखिए, अभी वर्ल्ड जीडीपी देखा जाए तो करीबन $100 ट्रिलियन है। उसमें इंडिया का 3-3.25 ट्रिलियन, तो 3% है। और पॉपुलेशन जाए तो 1/8 है पॉपुलेशन, तो 12% का पॉपुलेशन है। तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस तरफ से अपनी जीडीपी कम है। आप देखा जाएंगे तो जो बड़ी जो टॉप 5 नेशन है, हम लोग 5th पर हैं, उनकी सबकी पर कैपिटा बहुत हाई है। इंडिया की सिर्फ $2200 है पर कैपिटा पर आदमी का,
तो आप समझ सकते हैं काफ़ी कम है। इसके आगे अनुराग कंपेयर टू दैट अमेरिका का $70,000 की पर कैपिटा है। जहाँ तक आप जो बोले डेवलप्ड, तो करीबन $20,000 से ऊपर की जो पर कैपिटा होती है ज़्यादातर वो बोलते हैं। दूसरा चीज़ है जो इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट लो है, हेल्थ केयर सिस्टम रहना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम रहना चाहिए, उन्हें ज़्यादातर बोला जाता है। जैसे मैंने कहा $70,000 है अमेरिका का। चाइना का देखा जाए तो चाइना भी लार्ज पॉपुलेशन, नंबर 1 पॉपुलेशन है, उसका भी इंडिया के आंकड़ा से करीबन 5 से 6 गुना ज़्यादा पर कैपिटा है। $12,000 है, इंडिया का $2,200 है। तो हमें अपना पर कैपिटा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और वो उसके कई चीज़ जो गवर्नमेंट कर रही है उससे ये ज़रूर हो जाएगी। रहते ग्रोथ ड्राइवर जो है वो खाली कंजम्पशन या डोमेस्टिक इकोनॉमी में फोकस नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इकोनॉमी सब कुछ मिला के। नंबर 1। नंबर 2 जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस बहुत जरूरी है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने में हम लोग समझते हैं रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट्स एक्सेट्रा, वो तो हो ही रहा है। उसके साथ और एक ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है पिछले 30 साल से विश्व में इसका मेजरमेंट होता आया है। जो आंकड़े हैं वो 0 और 1 के स्तर पे किया जाता है। 0 मतलब वह देश जिनके बिल्कुल कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ हो, जो बिल्कुल विकसित नहीं हुए हों, और 1 मतलब वह राष्ट्र जहाँ वो जो मानव विकास के इंडिकेटर्स में एकदम अग्रसर हो गए हों। फिलहाल जो अगर आप 2022 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखेंगे तो जो लोएस्ट देश हैं वो 0.36 लेवल पे पहुंची हुई है। मतलब जो अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ थोड़े हैं, वे जो मानव विकास के सारे इंडिकेटर्स में सबसे निजी स्तर पर हैं। और स्वीडन, नॉर्वे जैसे जो देश हैं वो 9.96, 9.67 लेवल तक भी पहुंच गए हैं। तो हिंदुस्तान अब जो है 190 राज्यों के बीच में 132 रैंक है, 132 लेवल तक पहुंच गई हैं। और पहली बार पिछले 2 साल में कोविड के कारण उसके पॉइंट्स कुछ 0.36 लेवल से कम हुई हैं। अभी फ़िलहाल उसका अंक 0.633 पे है। तो प्रोग्रेस अगर देखने जाएंगे तो हिंदुस्तान को 1 के और बढ़ना है, ना कि 0 की तरफ। भारत जैसा देश के लिए ग्रोथ एजेंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो ग्रोथ मॉडल है उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली और अलाइंड विद गुड एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस both domestically as well as when we are talking with other countries internationally, ये चीज में फोकस करना बहुत जरूरी है। विकसित राष्ट्रों में हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम इन सेक्टर्स के अंदर देखें तो उन्होंने इसके अंदर जैसे रेजिडेंशियल सेक्टर हो गया तो उसके अंदर एलपीजी या पीएनजी का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। उन सबके यहाँ एक गैसेस जो सबके पास पहुँचती हैं वो बहुत ही क्लीन है, उससे अंदर इंडोर की एयर क्वालिटी बेटर रहती है। सिमिलरली अगर हम ट्रांसपोर्ट के अंदर देखें तो उनके यहाँ जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी की हैं। जैसे हमारे यहाँ जो नॉर्म चालू किए गए हैं BS6 नॉर्म्स, लेकिन हमारे यहाँ मेजर पॉपुलेशन अभी भी गाड़ियों की BS4, BS3, BS2 या इवन प्री BS नॉर्म्स की भी एग्जिस्टिंग है जो हमें चलते हुए दिखती हैं 20-30 साल पुरानी। ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करती हैं। कुछ चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी डालना कि बेटर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, अच्छे से स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन। प्रधानमंत्री सफाई पर जोर देते हैं, गरीब के बैंक खाते खुलवाते हैं, गरीबों के खाते में सीधा पैसे ट्रांसफर करते हैं, एग्जाम और बच्चों की पढ़ाई पर जोर देते हैं। प्रधानमंत्री 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस को अपनी सरकार की कामयाबी बताते हैं। हर घर नल से पानी की योजना पर विशेष जोर है। हर ग्राम पंचायत को इंटरनेट से जोड़ने, डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के नियम बनाते हैं। पर्यावरण के मोर्चे पर भारत का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल, सीएनजी को बढ़ावा देते हैं। यूनिवर्सिटी शिक्षा में बदलाव करते हैं। ये सब ऐसे शब्द और नीतियां हैं जिन पर सरकार का और बजट का बहुत ज्यादा जोर होता है, क्योंकि सामाजिक विकास और साथ ही जीडीपी में सुधार एक दूसरे के साथ होता है। विकास के साथ क्लीन एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी होता है। साल 2048 तक
अगर भारत को विकसित राष्ट्र की लिस्ट में शामिल करना है तो तब तक आने वाले हर बजट में ये कीवर्ड्स की धूम होनी चाहिए। इसके साथ ही अमृत काल की लक्ष्य प्राप्ति के लिए बजट कैसा होना चाहिए, ये समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में शामिल 168 देशों में भारत का नंबर 115 है। परचेजिंग पावर पैरिटी पर पर्सन जीडीपी इंडेक्स में शामिल 163 देशों में भारत का नंबर 111 है। मतलब साफ है कि सेवा और वस्तुओं के उत्पादन का सीधा रिश्ता सामाजिक स्थितियों की बेहतरी से हो सकता है। जैसे पोषण और बेसिक मेडिकल केयर में भारत का नंबर 168 में से 124 है। सिर पर छत के मामले में नंबर 102, पढ़ाई लिखाई में 135, हेल्थ और वेलनेस में 127, साफ पानी और सफाई में 118, अपराध और सड़क पर सुरक्षा के नंबर में 105, टेलीफोन, इंटरनेट, डिजिटल एसेस पर नंबर 108, पर्यावरण की गुणवत्ता में नंबर 166, एडवांस एजुकेशन में नंबर 99। 2048 तक भारत की संपन्नता को विकसित देश के दायरे में लाने के लिए सामाजिक विकास की पायदान पर ऊपर चढ़ना होगा। देश की कामयाबी और संपन्नता को देश के हर नागरिक तक पहुंचाना होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का असल मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक चुनावी नारा नहीं बल्कि आर्थिक मजबूरी है। सामाजिक सूचकांक के आंकड़ों और शब्दों पर गौर करें तो सरकार की नीतियों का रैशनल स्पष्ट होगा। बजट में फंड एलोकेशन की प्रायोरिटी भी स्पष्ट होगी। ऐसे में अमृत काल के लिए बजट के जरिए जो सिस्टम बनाने पर जोर रहेगा उसे आप एक एक करके ऐसे समझ सकते हैं। महिला और अकुशल श्रमिकों को रोजगार देकर संपन्नता की सीढ़ी पर चढ़ने की शुरुआत हो सकती है। सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के मेल की शुरुआत कम कुशल जॉब से की जानी चाहिए। इसकी वजह से उत्पादन को प्रभावित करने वाली बच्चों की गरीबी दूर होगी, उद्योग की जरूरत के मुताबिक श्रमिकों की क्षमता का विकास होगा, महिला और कौशल में कच्चे मजदूरों की कुशलता का विकास होगा और फिर ज्यादा प्रशिक्षित वर्कफोर्स के जरिए भारत दुनिया के बाजार में सस्ते और अच्छे उत्पादन की जरूरत का फायदा उठा सकेगा। जो स्किल डेवलपमेंट है, अभी इंडिया की लिटरेसी रेट इज ऑलमोस्ट 80%, विच इज़ अ वेरी गुड, बहुत अच्छा रेट है। बट स्किल सेट जो हैं, जो हमें चाहिए हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो माइलस्टोन पे पहुँचने के लिए वो हमें और डेवलप करना है। बिकॉज हमारा यूथ पॉपुलेशन जो है और मिड पॉपुलेशन जो है वो हाई है और स्किल सेट्स हमेशा हर 5-10 साल में चेंज होते रहते हैं। और वो एरिया में मेरा ये फीलिंग है कि जो इनकम स्ट्रेटा के लोअर और मिड स्ट्रेटा के हैं, in the mid and the youth age group, that section, if we just cut that section, that is very very important because even उनको अपना status ऊपर करना है। उनका status होगा कंट्री का होगा और कंट्री डेवलप नेशन वही होता है ना जो हर तरीके से डेवलप होता है। हम जो रेड कार्पेट चाहते हैं, रेड टेपिज्म से रेड कार्पेट पर हर एक जगह पर काफ़ी काम हो चुका है, पर इसमें काम करना और ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 देखा जाए तो विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन इन्वॉल्वमेंट। ऑलरेडी हमारी लॉ लगी हुई है ताकि विमेन इन बिजनेस आना ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन भी 50% ऑफ द वर्कफोर्स है ही नहीं। डेवलप नेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। अभी भी बेसिक एजुकेशन एट द ग्रास रूट लेवल नहीं हो रहा है जिस हिसाब से हम चाहते हैं। तो बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ केयर, इस पर ध्यान देंगे तो जैसे हर एक का जो कंजम्पशन लेवल होगा बढ़ता ही जाएगा। चौथा चीज़ है, मैं कहूँ कि जो हमारे इंडिया में जुडिशल रिफॉर्म्स बोले या लीगल रिफॉर्म्स बोले, चौथा चीज़ है मैं कहूँ कि जो करप्शन है काफ़ी हद तक कम हो गया है। गवर्नमेंट का प्लान है नेट ज़ीरो एमिशन। इंडिकेटर्स को पकड़ते हैं वह 3 डायमेंशंस में मेजर किए जाते हैं, आय के हिसाब से, शिक्षा के स्तर पर और हेल्थ के हिसाब से, मतलब जो स्वास्थ्य के जो प्रोग्रेस हुए हैं उनके डायमेंशंस पे मेजर होते हैं।
तो ना कि जीडीपी की तरह जो केवल पर कैपिटा इनकम के स्तर पर मेजर किए जाते हैं। पूर्ण तरह से विकसित जो कहते हैं, न कि केवल आय के हिसाब से, पर शरीर में जो हमारी अभी जो हम कोविड से निकल के आए, महामारी ना हो, कोई बीमार ना पड़े, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हम कहते हैं, वह लेवल पर भी हमको आगे बढ़ना है। अभी कोविड के दौरान वह भी कम हुआ है हिंदुस्तान में। और उसी तरह से अगर हम एजुकेशन में भी देखते हैं, केवल स्कूलिंग एजुकेशन नहीं है, हर तरह के शिक्षण के स्तर पर हमको आगे बढ़ते जाना है। तो ये तीनों डायमेंशंस पे पकड़ते हुए हमें बढ़ना है। तो विकसित का जो डेफिनेशन है वो तीनों पैरामीटर्स में हमको बढ़ते जाना है। दो 2047 में विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को अपनी काम करने वाली आबादी के एक बड़े हिस्से को स्किल्ड लेबर में बदलना होगा। बाजार की ज़रूरतों और बदलती तकनीक के हिसाब से कामगारों के कौशल में इम्प्रूवमेंट और बदलाव करना होगा। बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से घटते रोजगार की चुनौती को भी हराना होगा। मतलब बच्चों में कुपोषण, गरीबी, महिलाओं के रोजगार, कौशल विकास, इन सबसे संबंधित योजनाओं बजट का मुख्य फोकस होंगी। भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में तभी आ सकता है क्योंकि वक्त सिर्फ 24 साल है। रोजगार की सबसे बड़ी चुनौती और मापदंड है प्रति कमाने वाले पर आश्रित लोगों की संख्या। संपन्नता बढ़ाने के लिए आश्रितों की संख्या घटानी होगी। इसे रेखागणित के जरिए समझिए। आपकी स्क्रीन पर एक तरफ 20 करोड़ से 1 अरब 20 करोड़ तक की संख्या है जो वर्किंग पॉपुलेशन को दर्शाती है। नीचे की ओर 1980 से 2050 तक के वर्ष लिखे हुए हैं। 1980 में भारत की वर्किंग आबादी 50 करोड़ के आसपास होती है और फिर 15 साल बाद वो पीक को पाती है। उसके बाद से आगे के प्रोजेक्शन तक वो कम हो रही है। लेकिन इसमें कमाने वालों के आश्रित को देखें तो ये 1980 से अब तक लगातार घट रहे हैं और आगे भी इसे घटाकर ही रखना होगा। एग्रीकल्चर के लोग आएंगे, इनको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, स्किल्स ज़रूरी है। आज के दिन हम लोग इंडिया में नंबर 1 है इन टेक्नोलॉजी, हमारा नंबर 1 है। आप देखेंगे आईटी सर्विसेज नंबर 1 है, आप हेल्थ केयर देखें तो नंबर 1 है। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे ट्रेनिंग, तो इससे जॉब्स क्रिएशन होगा। जॉब्स क्रिएशन होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे और डोमेस्टिक मार्केट को भी सर्विस कर पाएंगे। तो इस हिसाब से इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी ग्रोथ होगी, इस हिसाब से अपना पर कैपिटा भी बढ़ेगा। हम एज अ नेशन सेविंग करते हैं और वो अच्छी बात है। इसलिए आई थिंक कोविड में इसलिए हम एज अ नेशन बच गए कंपेयर टू मैनी अदर्स जहाँ सेविंग की हैबिट नहीं है। बट सेविंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं और वही क्रिएट करती हैं हमारा वेल्थ। और अब देख सकती हूँ कि हाँ, अगर नेक्स्ट 30-50 इयर्स इंडिया के हैं तो 100% फाइनेंशियल मार्केट इज़ दी की। वो ग्रो होना चाहिए, एक एक्सचेंज नहीं हो सकता है, कंपटीशन होना ही चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। वैसे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सबसे बेस्ट मिलता है, सर्विसेज बेस्ट मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और जैसे वो होता तो इन्वेस्टमेंट्स आने लगते हैं। वो माइंडसेट जो है लोगों का, खाली बैंक नहीं, इवन कैपिटल मार्केट में आए। हम लोगों को अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक व्यू लेना पड़ेगा। हम अब डिजिटल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल इनिशिएटिव्स में इंडिया बहुत प्रोग्रेस किया है लास्ट फ्यू इयर्स में, बट लगता है कि डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल इनिशिएटिव्स का टेक ऑफ अभी जैसे कि जस्ट हो रहा है। मेरा हिसाब से अगले 5 साल या 10 साल में आपको ये प्रोग्रेस बहुत ही मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलेगा। 2047 तक भारत को विकसित बनाने की राह में बड़ा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। इसका गणित थोड़ा जटिल है, लेकिन हम आपको आसान करके समझाते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो रेखा गणित है उसमें बाईं ओर 15, 20, 25, 30, 35 के क्रम में जीडीपी प्रति कर्मचारी लिखा है, जो कि प्रति व्यक्ति जीडीपी से अलग होता है और 2017 की परचेजिंग पावर पैरिटी पर आधारित है। नीचे 30, 40, 50, 60% में जनसंख्या में कर्मचारियों का अनुपात लिखा है।
अभी भारत में जीडीपी 273 लाख करोड़ है और प्रति कर्मचारी जीडीपी 5,26,500 रुपए। जनसंख्या में कर्मचारियों का अनुपात 30% से ज्यादा है, लेकिन अगर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो उसे कुल जनसंख्या में कामगारों की संख्या 40% से ज्यादा रखनी होगी। प्रति कर्मचारी जीडीपी 9,72,000 रुपए और जीडीपी 7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर करना होगा और हाई इनकम इकोनॉमी बनने के लिए 60 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनानी होगी, जो कि मौजूदा अमेरिकी इकोनॉमी से 2.5 गुना बड़ी होगी। वैसे तो विकसित राष्ट्र होने की कोई ठोस परिभाषा नहीं है, फिर भी विश्व बैंक और उसके जैसे अन्य आर्थिक संगठन देशों के आय के आधार पे उनका वर्गीकरण करते हैं और एक सूची तैयार करते हैं और इस सूची में पिछड़े, गरीब, विकसित और विकासशील देश शामिल होते हैं और देश खुद फिर अपने आप को विकसित और विकासशील देश घोषित कर देते हैं। वैसे विकसित राष्ट्र कम से कम मिडिल इनकम के तो हैं ही। भारत इसी पैमाने पे पिछले 3 दशकों से दुनिया के उन 12 मुल्कों में शामिल है जिनका प्रति व्यक्ति ग्रोथ रेट 3.5% से कम नहीं हुआ है। साथ ही भारत का प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ रेट 2% से नीचे नहीं आया है। इसलिए भारत को विकसित राष्ट्र में अगर शामिल होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मिडिल इनकम ग्रुप में वो बना रहे और इसके लिए ज़रूरी है कि कामगारों की उत्पादकता में वृद्धि हो और साथ ही लेबर के काम के जो बदलाव के दर हैं उसमें सुधार किया जाए और इस बार बजट में इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो स्टेटस है लोगों का, वो जो पर कैपिटा इनकम है वो ग्रो हो रहा है। कहाँ हम मच लोअर बोलते थे, अभी हम बोल रहे हैं 1,000 to 4,000 डॉलर्स के बीच में हमारा पर कैपिटा है। हाँ, दैट इज़ लो टू मिड रेंज, करेक्ट। और यूएस कंपेयर करेंगे तो 13,000 है, तो है डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है एंड एक स्कोप है ग्रो होने का। पर कैपिटा इनकम है एवरेज। एवरेज का मतलब ऐसा ये नहीं है कि सबका हाथ में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आगे जाके ये फैसिलिटीज, बेनिफिट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हमारा प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। सरकार ने एक्चुअली बहुत एक कुछ की स्टेप्स जो लिए हैं, जो मेक इन इंडिया का शुरू किया था बहुत साल पहले, और अभी भी जो वो सिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं टियर 2, टियर 3, वही राइट डायरेक्शन है कि कैसे हम काम को सेग्रीगेट करें। सब चीज़ खाली फ्यू मेट्रोज़ में या टियर 1 सिटीज़ में नहीं हो सकती हैं और होनी भी नहीं चाहिए। उनको होना ही पड़ेगा सेग्रीगेट के कौन सी टाइप ऑफ सिटीज़ में किस टाइप ऑफ काम को हम ज़्यादा फोकस दें कि लोग यहाँ स्किल सेट ज़्यादा करें। देश को विकसित बनाने के लिए भारत को बजट में ऐसे कदम उठाने होंगे जो गांव और शहर, अमीर और गरीब के बीच फर्क खत्म करें। आपको एक चित्र दिखाते हैं। उसमें स्क्रीन से बाईं ओर 0 से 5 लाख तक की संख्या है और नीचे की ओर लंबाई में पतली पतली लकीरों के बीच देश के जिलों की पेरोल का चित्र मौजूद है। लाल रंग की लकीरों में जिलों के शहरी हिस्से की औसत तनख्वाह है और नीले में गांव की औसत पेरोल। शहरी औसत मेहनताना 1,62,549 है, गांव में 1,08,25। 40% हिस्सा 2 से 1 लाख सालाना मेहनताना के बीच है और 50% हिस्सा 1 लाख रुपए सालाना से नीचे। इसके अलावा सरकार को व्यापार करने में होने वाले औसत खर्च को घटाने के लिए भी बजट में काफी जोर शोर से काम करना है और वो आने वाले बजट में दिखेगा भी, क्योंकि भारत दुनिया में व्यापार करने वालों की लिस्ट में अभी भी बहुत पीछे है। इस चित्र में बाईं ओर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है और नीचे की ओर साल। इसमें 2019 में भारत की रैंकिंग 63 बताई गई है। इसके अलावा आधारभूत ढांचे के विकास पर भी बजट का बहुत जोर होगा। इसके लिए पब्लिक, प्राइवेट और सरकार के संतुलन पर ध्यान दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर को हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। उसको दिए जाने वाले उधार आदि सुविधाओं पर भी ध्यान होगा। नॉलेज बेस्ड न्यू रिसर्च और एनवायरनमेंट फ्रेंडली उद्योग में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। आधारभूत ढांचा क्षेत्र में खर्च के मामले में प्राइवेट सेक्टर तेजी से
आगे बढ़ा है, लेकिन फिर केंद्र सरकार के बराबर आ गया, जबकि राज्यों में निवेश की दर लगभग एक सीधी रेखा में चल रही है। आपके सामने अब जो बार डायग्राम है उसे आप ध्यान से देखिए। आपको प्राइवेट इन्वेस्टर का रुख पता चलेगा। रेलवे, रोड, तेल, गैस, बिजली जैसे उद्योगों में जहां निवेश ज्यादा और मुनाफे में टाइम लेट है, वहां प्राइवेट हिस्सेदारी कम है। एयरपोर्ट, पोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन और क्लीन एनर्जी में सरकार का निवेश कम हो रहा है। 2047 तक विकसित देश बनने के लिए जो सबसे जरूरी काम है वो है नीतियों का सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचना। इसके लिए बजट में औद्योगिक और क्षेत्रीय विकास की नीतियों में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, स्मार्ट सिटी को आगे बढ़ाकर सेक्टर और जगह विशेष के हिसाब से नीतियों पर जोर दिया जाएगा। सामाजिक नीतियों के क्षेत्र में अंत्योदय लक्ष्य है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का विस्तार होगा। होम डिलीवरी का क्षेत्र बढ़ेगा। सामाजिक मदद के नए क्षेत्र तलाशे जाएंगे। बिजनेस नीतियों के क्षेत्र में व्यापार की लागत घटाने वाली नीतियां, फैक्टर इनपुट्स में निवेश, मार्केट में कंपटीशन की रक्षा, नई चुनौतियों के हिसाब से कानून और नियम बनेंगे। उद्योग के क्षेत्र में स्टार्टअप और छोटे कारखानों को बढ़ावा दिया जाएगा। एफडीआई के लिए नए क्षेत्र और सुविधा बनेंगे। उद्योग में कंपटीशन को बढ़ावा देने वाले सुधार, दवाई शोध और विकास, सेमीकंडक्टर, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में छूट और ज्यादा निवेश की योजनाएं भी बजट का हिस्सा होंगी। राज्यों को देश की प्रॉस्पेरिटी का हिस्सेदार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हमें 5 चीज़ों को मद्देनजर रखनी है। 1, हमारे गांव कैसे कर रहे हैं। 2, हम कुपोषण और बेरोजगारी, और तीसरा जेंडर। हम अगर देखने जाएंगे तो लड़कियों का जो डेवलपमेंट करना है वह है एजुकेशन और हेल्थ। और चौथी बात जो है, हमें मिशन तौर पे हमें हमारा पूरा इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी इंटीग्रेट करना है, जहाँ पे जो हमारे दलित बच्चे हैं उन सबको भी इंक्लूसिव ग्रोथ मिले। तो अगर हमें मिशन मोड पे लेना है तो हमें ये 5 चीज़ों को एक साथ अग्रसर करके लेना है, जहाँ पे बजटरी एलोकेशंस जो है हमें गांव के लिए डाइवर्ट करना है। गांव का मतलब केवल एग्रीकल्चर नहीं है, वहाँ पे नॉन फार्म सेक्टर्स जो कहते हैं, वहाँ पे जो हमको निजीकरण करवाना है वह हुआ नहीं है, हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और अगर हम मिलेट मिशन जो शुरू हुआ है, हाल ही में हमारी वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था मिशन, मिलेट मिशन, और ये साल हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, तो इसको हमें हमारे फूड सिक्योरिटी के साथ जोड़ना है, जहाँ पे हर घर में न कि खाना मिले मगर क्वालिटेटिव खाना मिले, जहाँ पे लोग न्यूट्रिशन से और कुपोषण से जो उनकी इम्पैक्ट हो रही है उसको कम कर पाए। 2047 तक देश विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच सही समन्वय बहुत जरूरी है। देश में पुलिस, न्यायिक और प्रशासनिक सुधार भी जरूरी है। स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स को बढ़ावा देने वाले कदम और नीतियां भी बढ़ानी होंगी, और ये सब युद्ध स्तर पर लगातार 24 साल तक करना होगा। तभी देश अपने अमृत काल में एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो पाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।